अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात में क्या हो रहा है, इमरान खान ने डेडलाइन क्या दी है और साथ साथ ये कि अंडरस्टैंडिंग अब तक क्या हुई है इन मुज़ाकरात के हवाले से, तफसीलन इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कल पीटीआई के जो 19 वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट में सजा के बाद माफी दी गई है, उनके बाद पीटीआई की तरफ से दोबारा से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। क्या ये सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा इन मुज़ाकरात को सबूताज कर सकता है और क्या बाकी जो मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पाने वाले हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तफसीलन इस पे भी बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे इंडोनेशिया के सदर, पाकिस्तान पहली मरतबा 8 साल के बाद कोई इंडोनेशिया का सदर आ रहा है, इसकी तफसीलात क्या है इस पे भी बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज के हवाले से पिछले 10 सालों में 25 खरब रुपए की उनकी आमदन, ये सामने आए नए आदाद शुमार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से। इसकी तफसीलात क्या है और किस कंपनी ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पैसे कमाए हैं, बात होगी। और एंड पे बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ है, कितने पाकिस्तानी शहरी इंडिया की जेलों में कैद हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं, और इंडिया के कितने शहरी पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात, कल उसका बाकायदा दूसरा दौर था। उसमें पीटीआई की तरफ से जो पहले ये कहा गया था, खासतौर के ऊपर हुकूमती टीम की तरफ से ये तकाजा किया गया था कि आपके जो भी मुतालबात हैं और जो कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो पहले रिटन फॉर्म में लेके आए। ये जो आपकी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं तहरीरी तौर के ऊपर आएगा, ताकि उसके बाद हुकूमत इस पे अपनी जो डिस्कशन कर सके और फिर मुतलका जो इदारे हैं या उस हवाले से पूरी गुफ्त शनीद के बाद ये इन मुतालबात को पूरा करने या इसके ऊपर अमल दरामद करने में हम वो सोचेंगे। कल पहला दौर था तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीटीआई अपने मुतालबात रिटन वो फॉर्म में लेके आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल जो पीटीआई और उनके मुज़ाकरात हुए उसमें इन्होंने 2 मुतालबात सामने रखे और 2 मुतालबात वही, एक तो जो वर्कर्स हैं उन तमाम को रिहा किया जाए और दूसरा इस 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। ये 2 मुतालबात पीटीआई की तरफ से पेश किए गए और जब उनसे पूछा गया कि रिटन आप तहरीरी तौर के ऊपर नहीं ले आए तो उस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान से उन्होंने बाकायदा मुलाकात करनी है, उसके बाद ही ये तहरीरी तौर के ऊपर हम कुछ ला सकते हैं। बहरहाल जो मेरी इतलात हैं वो यही है कि इनको इमरान खान ने मना किया है कि तहरीरी कोई भी चीज इनको लिख के नहीं देनी, क्योंकि जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बाद अगर कल को ये पीटीआई अपने जो वादा है उससे मुकर जाती है, जिसको इमरान खान अपने जो लफ्जों में यू टर्न कहते हैं, तो ये फिर इनके लिए मसाइल सामने आ सकते हैं। ये बाहर पब्लिक हो सकता है, मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर जो भी एक इनका गारंटर होगा वो उस हवाले से, इसलिए तहरीरी तौर के ऊपर कुछ भी नहीं वो लाना। तो यही वो वजह है कि कल पीटीआई जितनी भी डिस्कशन हुई या आगे भी होगी तो ये तहरीरी तौर के ऊपर ये कुछ नहीं देना चाहती लिख के कि हमारे क्या मुतालबात हैं या फिर उसके जो डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे। जबकि हुकूमत को भी इस हवाले से ना सिर्फ ये कि इल्म है कि ये पीटीआई जो बैक ट्रैक कर सकती है, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये आगे मुज़ाकरात तभी बढ़ेंगे जब कुछ रिटन फॉर्म में सब कुछ वो आएगा, दोनों तरफ से लिखा जाएगा सब कुछ, उसके बाद ही कुछ आगे चीजें पेशरफ्त उसकी हो सकती है। ये तो हुकूमत और जो पीटीआई के जो सामने फ्रंट के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी पेशरफ्त है, लेकिन जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं ये आज से नहीं हो रहे। ये अगर मैं आपको ज़राए के हवाले से बताऊं कि ये नवंबर से जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं हुकूमत और पीटीआई के ये शुरू हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ इसके अदवार हो चुके हैं, जिसमें एक तो हुकूमत की तरफ से वजीर हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, और उनके साथ एक बड़े हाई जो रैंकिंग ऑफिशियल वो भी उसमें मौजूद थे उन पसे पर्दा मुज़ाकरात के हवाले से। जो इनिशियली डिस्कशन हुई थी खासतौर के ऊपर नवंबर में जब पीटीआई अपना धरना यहाँ पे ला रही थी डी चौक में, तो उस टाइम जो मेरे जराए ने ये बताया है कि मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, ये 24 नवंबर से पहले एक दौर हुआ जिसमें इनके साथ डिस्कशन हुई कि आप जो अपना ये जो धरना है वो इस्लामाबाद या डी चौक ना लेके जाएं, बल्कि उसको ये पिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे संगजानी में या 26 नंबर चुंगी से पहले तरनौल के पास आप यहाँ पे रख लें और
आगे उसको एंटर ना करें। तो उसके बाद फिर ये एक शर्त जो रखी गई थी हुकूमत की तरफ से, जो पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे थे, बाकायदा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ये पैगाम लेके मेरे ज़राए ये बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल मिलने गए वहां पे इमरान खान से, और इमरान खान को बताया कि ये हमें जो मुज़ाकरात के हवाले से वो कहा जा रहा है कि आगे आपके साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले आप इनिशली ये जो धरना है इसको आप यहाँ पे रोकें, आगे ना लेकर जाएं। इमरान खान ने उसके जवाब में जो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को ये बताया कि आप उनसे जाके कहो कि जुम्मे वाले दिन तक ये मुझे रिहा करें, नहीं तो फिर मैं जो है वो धरना किसी सूरत भी यहाँ पे नहीं रोकूंगा, मैं फिर उधर ही के लिए डी चौक के लिए वो करूंगा। ये नवंबर का जो मिड था वो उसमें वो किया गया। जुम्मा जो उसमें आ रहा था 22 नवंबर का था। इमरान खान ने जो डेडलाइन दी थी वो 22 नवंबर जुम्मे के दिन की वो बात की थी इन्होंने कि जुम्मे के दिन तक मुझे रिहा करें, हर सूरत में मुझे अडियाला जेल से निकालें, वरना फिर ये धरना जाएगा और वहां पे ही डी चौक पे ही जाएगा। तो ये जब ये अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ये पैगाम लेके हुकूमती उसके ऊपर है, तो फिर उनको ये बताया गया कि ये मुमकिन ही नहीं है, इतनी जल्दी जो ये डेडलाइन दी जा रही है, ये चंद दिनों के अंदर अंदर इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें ये अदालतों में केसेस हैं। तो ये इसका सारा आप पहले ये हमारे जो पहला मुतालबा है उसके ऊपर अमल करें, उसके बाद देखा जाएगा, ग्रेजुअली आपके साथ मामला तय किए जा सकते हैं। बहरहाल ये इमरान खान जो है वो इतना ज्यादा डेस्परेट थे अडियाला जेल में रहते हुए कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी सूरत नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरी रिहाई पे ही ये जो डी चौक के अलावा ये रुक सकता है जो धरना पीटीआई का शुरू होना था। अदरवाइज फिर जो है वो हम ना सिर्फ ये कि डी चौक जाएंगे और बल्कि इस दफा उठेंगे ही नहीं। तो ये मुज़ाकरा जब ये नवंबर में हो रहे थे इस वजह से नाकाम हुए। उसके बाद दोबारा से अब ये जो एक शुरू हुआ है उसमें फिर दोबारा से इनको याद दहानी करेगी कि आपने पहले भी इस तरह का जो है हमारे साथ जो पस पर्दा मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से वो किया जा रहा है कि आपने पहले भी वादा खिलाफी की है, डी चौक पे आप चले गए, यहाँ पे नहीं रुके। तो अब इसके हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग और बेटर उसके लिए आपको रिटन फॉर्म में ये देना पड़ेगा। बहरहाल जो अंडरस्टैंडिंग यही हुई है, जो मुतालबा इमरान खान का एक ही है कि उसको रिहा किया जाए, लेकिन उसके लिए इमरान खान को एक जो स्पेस देने के लिए मेरे जराए ये बता रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि इनिशली कुछ वर्कर्स को रिहा किया जाएगा, खासतौर पे जो 26 नवंबर के हवाले से या 9 मई के हवाले से भी वो जो बेजरर थे जिन्होंने कोई अटैक या वो इस तरह नहीं किया, सिर्फ उनकी प्रेजेंस की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था। ये जो है वो कुछ वर्कर्स गिरफ्तार जो रिहा किया जाएगा, बाकायदा उसका अनाउंस किया जाएगा। तो उसके बाद पीटीआई ये जो है वो अपने वर्कर्स और लोगों को बता सकेगी कि देखें हमारे मुतालबात अब माने जा रहे हैं, इसलिए अब जो है वो मुज़ाकरात मजीद जो है वो बढ़ाए जाएंगे। तो ये वर्कर्स का ही इनिशली वो करके एक ग्राउंड तैयार की जाएगी इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने के लिए और वहां पे हाउस अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इमरान खान अब इस कदर डेस्परेट हो चुके हैं अडियाला जेल में रहते हुए कि वो हर सूरत बाहर आना चाहते हैं। यही वो वजह है जो मेरे जराए बता रहे हैं, पीटीआई ने डेडलाइन दी है 31 जनवरी की कि 31 जनवरी तक वो हर सूरत में ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का जो कोई ना कोई इसका कोई फैसला हो जाना चाहिए। तो इमरान खान की तरफ से पहले वो जो नवंबर का था 22 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी कि जुम्मे के दिन तक उसको हर सूरत में निकाला जाए। अब ये इमरान खान ही की तरफ से डेडलाइन मुकर्रर की गई है और अपनी पार्टी को उन्होंने बड़ा सख्त लहजे में वो किया है कि 31 जनवरी तक उसे हर सूरत में निकाला जाए, अब मजीद वो नहीं रह सकते। तो ये 31 जनवरी पीटीआई जो इंसिस्ट करी है वो ये इसी सूरत में है। बहरहाल ये जो पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ग्राउंड्स जो मेरी इतलात के मुताबिक वही तैयार किए जा रहे हैं और जो फ्रंट पे कवर दिया जाएगा वो यही जो पॉलिटिकल ये दोनों कमेटीज वो काम कर रही हैं उसमें इनिशली ये कुछ वर्कर्स को रिहा कर दिया जाएगा तो पीटीआई सेटिस्फाई हो जाएगी और फिर उसके बाद इमरान खान के लिए रास्ता खुल जाएगा। ताहम इसमें जो मेरे जराए ये दावा करते हैं कि एक तो इनको 190 मिलियन पाउंड केस में सजा भी होगी और दूसरा 9 मई के हवाले से भी सजा होगी, ताकि इमरान खान अगर ये अपने जो क्योंकि जो वादा खिलाफी करेंगे या यू टर्न लेंगे या गलत बयानी करके अपने तमाम वादों से मुकर जाएंगे तो फिर उनके पास ना सिर्फ ये कि ये सजा ऑलरेडी होगी तो हुकूमत उनको दोबारा से कस्टडी में ले सकती है और वो तमाम जो एग्रीमेंट होगा
वो ख़त्म तस्वर किया जाएगा। तो ये इसलिए जो हुकूमत की तरफ से भी अपने तौर के ऊपर जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर कुछ जो ये स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं, जबकि इमरान खान की तरफ से जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो यही है। जो दूसरा एक इनकी तरफ से एक वो किया गया है, मुतालबा किया गया है 9 मई के हवाले से कमीशन बनाने वाला, वो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि कमीशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब वर्कर्स कुछ रिहा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद, क्योंकि ये कमीशन इसीलिए बनाया जा रहा था ताकि वो वर्कर्स की रिहाई मुमकिन हो सके, जब वर्कर्स ही रिहा हो जाएंगे तो ये कमीशन की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये वो अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत ये पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन जब ये फाइनलाइज हो जाएगा और एग्रीमेंट हो जाएगा इनका, उसके बाद ये इन कमेटी के जरिए वो सारा अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि एक पॉलिटिकल कवर भी दिया जा सके। तो ये इमरान खान की तरफ से 31 जनवरी का एक डेडलाइन दी गई है अपनी पार्टी को कि वो 31 जनवरी तक उन्हें हर सूरत में रिहा करवाएं। अब इस पे जो मेरे ज़राए ये भी बताते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों बनी गाला में हाउस अरेस्ट होंगे, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में दोनों को सजा होगी, और वही ये अगर थोड़ी सी भी वादा खिलाफी करेंगे तो फिर दोनों को तहवील में लेके जेल में दोबारा से वापस बंद किया जा सकता है। बहरहाल ये जो मैंने 2-3 मुख्तलिफ ज़राए से फिर इसको कंफर्म किया कि ये क्या इस तरह की कोई है, ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है या नहीं, तो मेरे 2 ज़राए ने इस हवाले से ये कंफर्म किया है कि ये इसी तरह का ही कोई जो है वो चल रहा है, जो आगे अंडरस्टैंडिंग चल रही है। अब देखना ये है कि इमरान खान इस पे किस हद तक अमल दरामद करते हैं। जो हुकूमत की तरफ से मुतालबात रखे गए हैं वो 3 मुतालबात हैं। एक तो ये कि सोशल मीडिया से खुद को बिल्कुल डिस्टेंस करना होगा इमरान खान को और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है PTI की उसको, ताकि वो इदारों के खिलाफ जो ये हर्जा सराई है ये या जो टारगेट किया जा रहा है वो खत्म हो। दूसरे नंबर पे मईशत, और तीसरे नंबर पे इस मौजूदा जो हुकूमत है और सेटअप है इसको इन्होंने कबूल करना होगा। कबूल से मतलब ये कि ये बाकायदा तौर के ऊपर तस्लीम करना होगा कि ये हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट है। अब इस पे जो अगला मैंने डिस्कस भी करना है वो सोशल मीडिया के हवाले से बज़ाहिर यही लगता है कि जो इमरान खान है वो इस अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो रही थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहते, और उसकी वजह है जो कल मिलिट्री कोर्ट की तरफ से जिनको सजा दी गई थी आर्मी चीफ की तरफ से, ये 19 जो PTI के वर्कर्स थे उनको एक्सक्यूज मी जो रिहा किया गया, उसके बाद एक बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है और उन जो वर्कर्स हैं उनको दोबारा से उनके वीडियो स्टेटमेंट्स और फिर इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबात, और उसके साथ साथ जो ये कि ये बैरूनी प्रेशर और दबाव की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है और ये डर गई है हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा दोबारा से शुरू किया जा रहा है, सवाल ये है कि क्या इससे कोई मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये जो बाकी के मिलिट्री जो कस्टडी में जिनको सजा दी गई है, जिन्होंने अपील के रहम की अपील अभी वो फाइल की हुई है, क्या उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इस हवाले से आज मैंने अपने 2 मुख्तलिफ ज़राए से बात की और उनसे पूछा कि क्या वाकई ये इससे कोई जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो उस पर कोई डेंट पड़ सकता है, और दूसरा ये अपील के हवाले से भी। तो ज़राए यही बताते हैं कि इससे बिल्कुल खासतौर के ऊपर उन लोगों के लिए जिनको सजा हुई है, जो 85 थे 19 तो ये चले गए हैं, बाकी कोई जो 66 है उनके लिए ये काफ़ी आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है जो PTI का सोशल मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। हालांकि ये जो इन्होंने अपनी जो दरखास्तें दी आर्मी चीफ को जो मर्सी अपील के हवाले से, उसमें उन्होंने यही कहा कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है, वो उनकी वजह से उनकी फैमिलीज़ को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, वो किसी के बहकावे में आके ये सारा कुछ किया था। अपने जो रिटर्न इन्होंने मर्सी अपील वो फाइल की थी उसमें ये था, लेकिन उसके बाद जो PTI इनको सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल कर रही है एक बार फिर, तो यही जो अपने पॉलिटिकल मकासद हैं वो उसके लिए PTI उन दोबारा जो बेचारे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो जो अब रिहा हो गए, लेकिन जो पीछे अभी जेलों में है ये उनका केस भी खराब किया जा रहा है PTI की तरफ से अपने पॉलिटिकल गेन्स के हवाले से। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ये अगर PTI की तरफ से सोशल मीडिया को, क्योंकि पहली शर्त यही रखी गई है मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से कि अगर PTI ने इसके ऊपर अमल दरामद ना किया तो फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग है या जो बातचीत चल रही है उसको ख़त्म तस्वर किया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अगर PTI की तरफ से कुछ मजीद दिन ये चलता रहा सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का प्रोपेगेंडा, तो शायद ये इमरान खान के लिए फिर वो जो मुज़ाकरात के रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान इस हवाले से अपने सोशल मीडिया के लिए कोई डायरेक्शंस या कोई अहकाम जारी करते हैं या नहीं। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान में
टेलीकॉम कंपनीज के हवाले से जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है उस पे एक नई पीटीए की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में मजमूई तौर के ऊपर 25 खरब और 21 अरब से जायद का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। जो टेलीकॉम कंपनीज है उसमें जो सबसे ज्यादा जो जिस कंपनी ने टेलीकॉम जो कंपनी है उसने रेवेन्यू जनरेट किया या जो कमाया है पाकिस्तान से, वो जैज जो कंपनी है उसकी तरफ से ये कोई 16 खरब रुपए 16 खरब और 62 अरब रुपए का उन्होंने पाकिस्तान से उनकी आमदनी हुई है। और उसमें से जो टोटल इन्होंने टैक्स अदा किया है वो कोई तकरीबन 5 खरब और 2 अरब रुपए के करीब इन्होंने जो टैक्स अदा किया है 16 जो ट्रिलियन है उसके अगेंस्ट। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी है वो जोम जो टेलीकॉम कंपनी है उसने पिछले 10 सालों में 8 खरब और 21 अरब रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। तो ये पाकिस्तान जो है ये इनके लिए एक सोने की चिड़िया है, लेकिन अगर टेलीकॉम कंपनीज की सर्विसेज को देखा जाए तो वो उसके अगेंस्ट में बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म की सर्विस है। इवन जो रेगुलर कॉल्स होती हैं वो भी नहीं जो पाकिस्तान में मिलाई जा सकती। तो ये इस हवाले से हुकूमत को और पीटीए को इंश्योर कराना होगा कि ये अपनी जो सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर कराएं, इंश्योर कराएं। सिर्फ टेलीफोन कॉल्स और इंटरनेट डाटा ये सारा कुछ जो है जब तक ये बेहतरी नहीं करते तो ये पाकिस्तान को उन्होंने एक सोने की चिड़िया बनाया हुआ है इन टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से, जो कमा रहे हैं जो यूजर है उससे, लेकिन उसको ना वो फैसिलिटीज दी जा रही है और ना ही वो सर्विस को जो है वो बेहतर किया जा रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जोरी जो तनसीबात के हवाले से जो मालूमात का तबादला होता है और उसके साथ साथ जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक के शहरियों के जो कैद हैं उनकी तफसीलात का भी तबादला किया जाता है हर साल। और जो इस साल फहरिस्त एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की गई है उसके मुताबिक जो पाकिस्तानी शहरी जो कि इंडिया में कैद हैं वो तकरीबन कोई 462 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं और उनमें से 462 में से 381 जो है वो जो आम शहरी हैं और उसके साथ साथ 81 माहीगीर हैं जिनको समंदरी हदूद में वो इंडिया की समंदरी हदूद में गलती से वहां पे वो चले गए तो वहां से गिरफ्तार किया गया। तो ये पाकिस्तानी कोई 462 शहरी हैं जो इंडिया में कैद है मुख्तलिफ जेलों में, जबकि उसके अगेंस्ट जो इंडिया के हैं वो कोई 266 वो इंडियन जो सिटीजन्स हैं वो पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। उन 266 में से 49 जो है वो सिविलियंस हैं और 217 जो इंडियन माहीगीर हैं जो कि पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हो गए, पाकिस्तान की जो समंदरी हदूद है उसमें दाखिल हो गए। तो ये हर साल जो कैदियों का तबादला किया जाता है। अब इंडिया ने और जो ये मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने वहां पे पाकिस्तानी जेलों में सजा अपनी कंप्लीट कर ली है उनको फिलफौर रिहा किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी मुतालबा किया गया है। तो ये हर साल न सिर्फ ये कि कैदियों की फहरिस्त का तबादला होता है बल्कि हर साल बाज़ औक़ात ये इनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर रिहाई भी मिलती है। और ये अब देखना ये है कि क्या रेसिप्रोकेट करते हैं दोनों जो ममालिक हैं एक दूसरे के उसके गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के वजीर आजम सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये पिछले 8 साल बाद किसी सदर का इंडोनेशिया के पहला दौरा होगा जो कि ये पाकिस्तान आ रहे हैं। जो लास्ट टाइम इंडोनेशिया के किसी जो सदर ने दौरा किया था वो 2018 में, तब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। और इस मरतबा फिर जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है उन्होंने ये इंडोनेशिया के सदर को ये दौरे की दावत दी थी जिसको कबूल कर लिया गया। और अब बाकायदा डिप्लोमेटिक जो इनके जो चैनल्स होते हैं उसके जरिए दौरे की मजीद तफसीलात और इंगेजमेंट के हवाले से जो है वो तय किया जा रहा है। ये महीने के इस आखिर में ये इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान ये एक्सप्लोर कर रहा है जो फार ईस्ट के हवाले से कि वहाँ पे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और एक दूसरे के साथ जो तिजारती ताउन है वो बढ़ाने के हवाले से पाकिस्तान को ये एक बेहतर और अच्छा मैं समझता हूँ कि ये एक इकदाम उठाए जा रहे हैं खासतौर के ऊपर मईशत की बढ़ोतरी और बेहतरी के हवाले से। दूसरे जो मार्केट्स हैं या उसको एक्सप्लोर किया जाए। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, खासतौर पे अगर ये मुस्लिम जो ममालिक हैं उसमें सबसे आबादी के हवाले से जो सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया ही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक अच्छी हिकमत अमली है कि
जो एक रिवायती जो पाकिस्तान की जो बिजनेस जो मंडियां हैं उसके अलावा दूसरी जो मार्केट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान जो ये जो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अवेल कर सके। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के भी वो करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के हवाले से भी पाकिस्तान को ये अपनी जो एक पॉलिसी है उसको रिव्यू करना चाहिए। खासतौर के ऊपर यहाँ अगर देखें हमारा प्याज है, टमाटर है, आलू है, ये सारा कुछ हम इंडिया से मंगवाते हैं, लेकिन बजाय इसके कि ये बराह रास्त वाघा बॉर्डर या जो दूसरा जो बॉर्डर है उससे वो किया जाए, इनडायरेक्टली मंगवाया जाता है दुबई के जरिए और यूएई के जो मुख्तलिफ उसके जरिए वहां से आता है, पहले इंडिया वहां बेचता है, वहां से फिर पाकिस्तान आता है। तो ये इस हवाले से अगर ये पाकिस्तान और इंडिया का कोई बराह रास्त भी तिजारत का कुछ हो जाए तो उससे मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको बचत होगी, और फिर ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है इससे खासतौर के ऊपर जो बिजनेस के जितने भी वो हों ये मुल्क की मईशत के लिए ये बेहतर होगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।